दोस्तों, आज से 1000 साल पहले दुनिया की सबसे पावरफुल सिविलाइजेशन कौन थी? वो मुस्लिम्स थे। वो साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्मीज, इकोनॉमी, हर फील्ड में मुस्लिम वर्ल्ड टॉप में थे। लेकिन आज मुस्लिम कंट्रीज ज़्यादातर डेवलपिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिवीजन में बढ़ गए हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब क्या है? आज के टाइम पे ज़्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया अभी भी फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, इनमें स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होती है, हाई टेक्नोलॉजी होती है, बेटर एजुकेशन और हेल्थ केयर होता है, जो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ में नहीं मिलेगा। अब समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट का मतलब। कई मुस्लिम रीजन्स में वॉर और टेंशन्स चल रहे हैं। एग्जाम्पल गजा स्ट्राइक, सीरिया सिविल वॉर, यमन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इसका इम्पैक्ट क्या है? लोग सेफ नहीं रह पा रहे हैं, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो रही है और डेवलपमेंट रुक गई है। अब जानते हैं डिवीजन का मतलब क्या है। डिवीजन का सिंपल मतलब है यूनिटी की कमी। मुस्लिम वर्ल्ड एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक नहीं है, बल्कि डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट पॉलिटिक्स, कभी एक दूसरे के अगेंस्ट भी होते हैं। एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया और ईरान की दुश्मनी। लेकिन इसका रिजल्ट क्या मिला? कलेक्टिव पावर वीक हो गई है, ग्लोबल लेवल पे स्ट्रॉन्ग वॉइस नहीं बन पा रही है। जैसे मुस्लिम्स अगर एक साथ होते तो एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन सकते थे। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक सुपर पावर उम्मा कैसे इतनी वीक हो गई? आज की वीडियो में हम जानेंगे सब स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस्लाम के गोल्डन एरा के बारे में। ये एक ऐसा टाइम था लगभग 8 से 14 सेंचुरी के बीच, जब मुस्लिम वर्ल्ड दुनिया का सबसे पावरफुल और एडवांस सिविलाइजेशन था। इस टाइम पे सिर्फ पावर नहीं थी, नॉलेज, साइंस, पावर, कल्चर सब पीक पे थे। और कौन सी सिटीज़ थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे? जैसे इराक में मौजूद बगदाद सिटी सबसे बड़ा नॉलेज हब था। यहाँ एक फेमस जगह थी हाउस ऑफ विजडम, जिसका नाम था बैतल हिकमा। यहाँ ग्रीक और रोमन बुक्स ट्रांसलेट होती, न्यू डिस्कवरीज होती थी। अब बात करते दूसरी इंपॉर्टेंट सिटी जो स्पेन में थी, जिसका नाम था कॉर्डोबा। उस वक्त का दोस्तों यूरोप का सबसे एडवांस सिटी था। जब यूरोप डार्क एज में था, तब कोर्डोबा में स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी, लाइब्रेरीज थे, लाखों बुक्स एक साथ रहा करते थे, क्लीन रोड्स, हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, जो आज के टाइम पे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत ही डेवलप्ड सिटी थी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट सिटी थी मुस्लिम उम्मा के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल सिटी। लेटर पीरियड में आगे चलकर इस्तांबुल सिटी ओटोमन एम्पायर का सेंटर बना। इस्तांबुल सिटी ट्रेड, मिलिट्री और आर्किटेक्चर में स्ट्रॉन्ग हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मुस्लिम्स ने क्या क्या इन्वेंशन किए थे। मैथमेटिक्स जो मुस्लिम्स ने इन्वेंट किए थे, एल्जेब्रा डेवलप्ड हुआ, और मैथमेटिक्स का एक टर्म है एल्गोरिदम, वो वर्ड भी अरेबिक से आया है, सुभान अल्लाह। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था मुस्लिम्स का, वो था मेडिसिन। हॉस्पिटल्स बनाए गए थे फॉर फ्री ट्रीटमेंट्स, सुभान अल्लाह। सर्जरी टेक्निक डेवलप हुई थी, जो कि बहुत बड़ी बात थी वो टाइम। और जो साइंटिस्ट ने ये सब किया था, उनका नाम था इब्ने सीना। उनकी वन ऑफ द बुक कैनन ऑफ मेडिसिन यूरोप में 600 साल तक यूज हुई। तीसरी सबसे बड़ी इन्वेंशन थी एस्ट्रोनॉमी। स्टार्स, प्लैनेट का डीप स्टडी हुआ करता था। नेविगेशन इंप्रूव हुआ था शिप्स के लिए। फोर्थ इन्वेंशन थी केमिस्ट्री की। एक्सपेरिमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस हुआ था। लैब बेस्ड साइंस स्टार्ट हुई थी। उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी? ये सिर्फ साइंस का एरा नहीं था, बल्कि वो टाइम जो जस्टिस सिस्टम होता था वो भी बहुत स्ट्रांग होता था। ट्रेड फेयर हुआ करती थी, डिफरेंट रिलीजन को टॉलरेट किया जाता था, इसलिए लोग सिक्योर फील किया करते थे और ग्रोथ मैसिवली होती थी। दोस्तों, यूरोप और मुस्लिम वर्ल्ड का कंपैरिजन उस टाइम पर कैसा था, चलिए जानते हैं। यूरोप एक डार्क एज कंट्री थी, जहां नो साइंस, नो प्रोग्रेस, नो डेवलपमेंट। उसी वक्त मुस्लिम वर्ल्ड जो थी वो लाइट ऑफ नॉलेज थी। यूरोप के जो स्टूडेंट्स होते थे वो आकर मुस्लिम सिटीज़ में पढ़ा करते। सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ, गोल्डन एरा का मतलब ये है कि मुस्लिम नॉलेज में टॉप हुआ करते थे, साइंस में लीडर थे, और इकोनॉमी जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और जो सोसाइटी है वो स्टेबल हुआ करती थी। इसी फाउंडेशन के वजह से मुस्लिम वर्ल्ड सुपर पावरफुल बना था। फिर दोस्तों, उसके बाद स्टार्ट हुआ इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड का अंदर से टूट जाना, बिखर जाना। पहले मुस्लिम एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक थे, बाद में अलग अलग ग्रुप्स
एम्पायर्स और आइडियोलॉजीज़ में डिवाइड हो गए और यही मुस्लिम उम्मा का डाउनफॉल का सबसे बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट बना। एक उम्मा से मल्टीपल एम्पायर्स बने। टाइम टू टाइम जैसे ही वक्त गुजरते गया एक सिंगल लीडरशिप मुस्लिम उम्मा में ख़त्म हो गई। उस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड 3 मेजर एम्पायर्स में डिवाइड हो गया था। पहला था ऑटोमन एम्पायर जिसमें टर्की, मिडल ईस्ट और यूरोप के पार्ट्स आते थे, और दूसरा मुस्लिम एम्पायर था सफाविद एम्पायर जो ईरान साइड में था, और जो तीसरा और आखिरी एम्पायर बना था वो था मुगल एम्पायर जो इंडिया पाकिस्तान रीजन में डिवाइड हो गया था। प्रॉब्लम क्या थी, ये तीनों एक नहीं थे, एक दूसरे के वो कॉम्पिटिटर बन गए थे। सोचो, तीनों स्ट्रॉन्ग मुस्लिम एम्पायर एक दूसरे के अगेंस्ट आ गए थे, आपस में लड़ाई होना शुरू हो गई थी। सबसे डेंजरस चीज़ ये थी कि मुस्लिम्स बाहर के एनिमीज से कम और आपस में ज़्यादा लड़ने लगे। जैसे एग्जाम्पल है ऑटोमन्स और सफाविद वॉर्स। ये वॉर दोस्तों सिर्फ टेरिटरी के लिए नहीं थी, सेक्ट डिफरेंसेस सुन्नी वर्सेस शिया की वजह से भी थी। और उसका नतीजा क्या निकला, रिसोर्सेज जो थे वो वेस्ट हो गए, आर्मी वीक हो गई और यूनिटी जो था वो और टूट गई। अब आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वेस्टर्न कोलोनाइजेशन। चलिए इसके बारे में जानते हैं। धीरे धीरे यूरोप पावरफुल हो रहा था, स्पेशली यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। फिर इन्होंने मौका देखते ही मुस्लिम लैंड्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। इंडिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका सब जगह कंट्रोल लेने लगे। ऑटोमन एम्पायर भी वीक हो गया, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे लूट लिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, और जो इकोनॉमी था वो ब्रिटिश लोग के कंट्रोल में आ गई थी। मुस्लिम कंट्रीज एक वक्त ऐसा आया कि उन पर डिपेंडेंट बन गई थी। दोस्तों फिर धीरे धीरे करके सफाविद और मुगल एम्पायर ख़त्म हो गए। अब बचा था आखिरी खिलाफत मुस्लिम उम्मा का, वो था ऑटोमन एम्पायर। सबसे पहले आप जान लो खिलाफत होती क्या है। ये एक पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडरशिप सिस्टम था जहाँ एक लीडर होता था जैसे कि खलीफा, जो पूरी मुस्लिम उम्मा का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था, और जिसका लास्ट मेजर फॉर्म जो आखिरी खिलाफत बची हुई थी वो थी ऑटोमन खलीफत। ऑटोमन एम्पायर का वीक होना 90s से स्टार्ट होने लगा। ऑटोमन एम्पायर ऑलरेडी वीक होने लगा था, जिसका रीज़न ये था इंटरनल करप्शन जो था वो बढ़ चुका था, टेक्नोलॉजी गैप और यूरोपियन प्रेशर आ गया था। फिर आया एक सबसे बड़ा झटका मुस्लिम उम्मा के लिए, वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साइड लिया और उसके साथ ज्वाइन हो गए, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाए, ऑटोमन एम्पायर हार गई। इसका रिजल्ट ये निकला, ऑटोमन लैंड्स तोड़ दिए गए, यूरोपियन लोग ने आके इन पर कब्जा कर लिया, एम्पायर प्रैक्टिकली कोलैप्स्ड हो गया। फिर दोस्तों एंट्री हुई वॉर के बाद टर्की में एक नए लीडर की, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। उनका विजन अलग था, वो एक मॉडर्न सेक्युलर नेशन बनाना चाहते थे, रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करना चाहते थे। फिर दोस्तों एक ऐसा वक्त आया 1924 जिसमें खिलाफत पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, जिसका मतलब ये होता है कि अब कोई भी सेंट्रल मुस्लिम लीडर नहीं होगा। उम्मा का जो एक सिंबल था वो ख़त्म हो गया। मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स के लिए आइडेंटिटी का लॉस होना था, उनके पास यूनिटी का सिंबल चला गया था। सब मुस्लिम उम्मा में एक लीडरलेस फीलिंग आ गई थी। दोस्तों आपको पता होगा इंडिया में भी फिर एक खिलाफत मूवमेंट हुआ था जिसमें लोग बहुत अपोज कर रहे थे लीडरलेस फीलिंग के लिए। अब इसका ग्लोबल इम्पैक्ट ये हुआ कि खिलाफत के ख़त्म होने के बाद मुस्लिम वर्ल्ड कम्प्लीटली टुकड़ों में डिवाइड हो चुकी थी। जैसे एग्जाम्पल मिडल ईस्ट जो कंट्री है वो अलग हो गई, साउथ एशिया अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये था, आज तक जो प्रॉब्लम है उनमें इसका रोल ये है कि यूनिटी का लैक होना, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होना, नो सेंट्रल लीडरशिप होना। फिर हर कंट्री अपने सर्वाइवल में बिजी हो गई। ये एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से उम्मा की कलेक्टिव पावर और वीक हो गई थी। 1924 में सिर्फ ये सिस्टम नहीं गिरा बल्कि एक पूरी उम्मा का मरकज़ी स्ट्रक्चर टूट गया। जब वेस्ट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, मुस्लिम वर्ल्ड पीछे रह गया था, साइंस स्लो हो गया था, मुस्लिम वर्ल्ड का जो इनोवेशन था वो रुक गया था, एजुकेशन सिस्टम जो था वो आउटडेटेड हो गया था। इसका रिजल्ट ये आया कि इसके वजह से वेस्ट एडवांस हो गया और मुस्लिम कंट्रीज डिपेंडेंट बन गए। और दोस्तों आज के टाइम पे प्रॉब्लम्स और बढ़ गई है, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होना, करप्शन बढ़ना, एक्सटर्नल इंटरफ्रेंस होना, मीडिया नैरेटिव चेंज हो जाना, और सबसे बड़ा इशू है अभी के वक्त यूनिटी का लैक होना। तो दोस्तों सच क्या है, मुस्लिम इसलिए वीक नहीं हुई कि इस्लाम वीक, बल्कि इसकी सबसे बड़ी रीज़न है
कि यूनिटी टूट गई है, नॉलेज छूट गया है हमसे, लीडरशिप जो है वो हमारी वीक हो गई है। और अगर ये 3 चीज़ें वापस आ जाए तो हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। बस मैं यही चाहता हूँ कि हम सब उम्मा मिलकर वापस से एक हो जाए। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर उम्मा वापस से राइज कर सकती तो कमेंट में ज़रूर कहना, उम्मा विल राइज। अस्सलामुअलैकुम।